ओके चलिए, देखिए हम लोग बच्चों ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग फिजिकल डिवीजन को पढ़ रहे हैं, जिसको कहा जाता है बिहार का भूगोल, भौतिकी विभाजन, भौतिक विभाजन। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी पिछले क्लास में अपनी चर्चा कर चुके हैं। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए, अगर बाय द वे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे नहीं, हमारे टीचमेंट ऐप पे है, तो आपको इसकी स्ट्रीम का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। तो हम लोग जो भौतिक विभाजन देखे थे उसमें हमने नदियों का उद्गमन को देखा था, साथ साथ ये भी दिखा था नदियों का जो तराई एरिया होता है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट बनता है किसी भी जगह के मतलब वहाँ के क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए। तो सब चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। हाँ जी, हेलो। तराई एरिया में वनस्पति ज्यादा पाया जाता है। देखिए कुछ ऐसी नदियां हैं जिसके तराई एरिया में वनस्पति ज़्यादा पाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। और ऐसा भी कहा गया है, कुछ गोखुर वगैरह जो एरिया होता है, गोखुर सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे पानी आकर रुक जाता है, और इस कारण से भी वो भी फर्टाइल एरिया माना जाता है। जस्ट सिंपल एक बात ध्यान में रखिएगा कि वाट एवर एरिया, जो भी एरिया आपको फर्टाइल मिलेगा वहाँ पे नदी जरूर होगी, चाहे नदी या फिर पानी का कोई प्रबंधन वहाँ पे अच्छा से होगा। तो चलिए हम लोग आज ही कंटेंट को शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं कि उत्तरी भी मैदान जो हमारा है उसको हम लोग 4 भाग में बांटे हुए हैं, और वो कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम आपको देखेंगे यहाँ पर, बताएंगे कि इन चीज़ों को। सबसे पहले भाबर, जो तराई और सब तराई जो रीजन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और देखेंगे वो तराई एरिया कहाँ पे से कहाँ तक फैल के रहता है। उसके बाद दूसरा है हमारा भांगर एरिया, थर्ड इज खादर एरिया, और ये लास्ट एक चौथा है चौर और मन। इसका क्या इंपॉर्टेंस बनता है बिहार के भौगोलिक डिवीजन में? इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए बनता है क्योंकि जब भी नदियां बहुत ज़्यादा उफान पे जाती हैं तो नदियों की इम्बैंकमेंट को, मतलब उसके बांध को, उस जगह पे तोड़ा जाता है जहाँ पे चौर या मन होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव बन सही सके वो प्रोडक्टिव एरिया में जहाँ पर खेती किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं सबसे पहले हिमालयन रीजन को। आप यहाँ से जो देख रहे हैं हमारा, ये हमारा हिमालयन, सॉरी कहाँ चले गए यार, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा हिमालयन एरिया है। जो भी हमारा हिमालय का जो मतलब सब 3 डिविजन्स होते हैं, उसमें जो तीसरा ये हो गया हमारा प्राइमरी, उसके बाद होता है ये हमारा सेकेंडरी होता है जो मिडिल हिमालय का रहता है, और ये हमारा टर्सरी जो बॉटम हिमालय भी इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी के मोड में। और उसके बाद जो ये एरिया होता है, मतलब जो हिमालय से सटा हुआ एरिया होता है वो भांगर कहलाता है। और उसके बाद आता है तराई। अब रिवर वैली जो भी एक नदी आपकी बहेगी, नदी के जो दोनों साइड का एरिया होगा, साइड में जस्ट साइड में, वो हमारा खादर कहलाता है। जैसे ये एरिया यहाँ पे हुआ नदी का, फिर ये हुआ, ये हमारा खादर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं उसके जस्ट बगल में, मतलब खादर से ऊपर, तो ये एरिया हमारा कहलाएगा कौन सा, भांगर का, और इस साइड में भी भांगर होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि इस फोटो में इस एरिया में हमारे माउंटेन्स नहीं है, मतलब जो राइट साइड में है हमारे माउंटेन्स नहीं है इस एरिया में, इसलिए इस तरफ में तराई एरिया नहीं बनेगा। तराई एरिया का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पर होता है, तो हिली, जो माउंटेन एरिया होता है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसी के बॉटम वाले एरिया को हम लोग तराई एरिया कहते हैं। और यहाँ पे भाबर ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। दोआब के बारे में ऑलरेडी पहाड़ी हमको याद है, एरिया को थोड़ा सा लेकर हमको के डिफाइन बताइए। किए थे। दोआब, दोआब इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, मतलब 2 नदियों के बीच का वह जगह जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैदाइशी पैदावार पैदा करता है, उसको हम लोग दोआब कहते हैं। आप देख सकते हो एक नदी ये है हमारी और दूसरी नदी ये है, और इसके बीच में जो ये एरिया बना है ये दोआब कहला रहा है हमारा। उसके बाद इधर आप देख रहे हो ये भांगर एरिया है, सॉरी खादर एरिया है, मतलब जो नदी से सटा हुआ, मतलब नदी के, आप इस डायग्राम को ढंग से देखिए तो ये जो रेड वाला पॉइंट बता रहा है ये हमारा कौन सा है, खादर एरिया है। और खादर एरिया से थोड़ा सा और जब आप दूर जाओगे तो आएगा भांगर एरिया। तो यहाँ पे जो ये ऑरेंज टिंट में दिखाया गया है ये हमारा कौन सा एरिया है, तो ये हमारा भांगर का एरिया है। तो भांगर का एरिया जो होता है ना वो थोड़ा सा नदी से दूर हटकर होता है, नदी से जस्ट सटा हुआ खादर एरिया होता है। और 2 नदियों के बीच में जो फर्टाइल मतलब उपजाऊ जमीन होती है दैट इज कॉल्ड दोआब। देखिए यहाँ पर हमने फोटो में आपको और क्लियरली सब कुछ यहाँ पे बताया है, थोड़ा इस फोटो को भी आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, तो ये हमारा भाबर है। तो भाबर समझने से के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई,
यहाँ पर क्या है आपको, तो यहाँ पर आपको दिखेगा माउंटेन्स, आपको यहाँ पर माउंटेन बजाप्ता दिख रहा होगा। तो ये माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया के पास में यहाँ पे सर्पीली आकार में सांप के रूप में यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, वैसा एरिया जो हिमालय से एकदम सटा हुआ, माउंटेन एरिया से सटा हुआ होता है, वहाँ नदियाँ सीधी नहीं बहती हैं। उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जल आता है वो हिमालय के अलग अलग जगह से आता है, इसलिए वो सर्पीली आकार की नदियाँ हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है तराई। तराई में आप देख लो येलो क्रॉप्स जो होते हैं, जितने भी येलो क्रॉप्स होंगे, मतलब पीली, मतलब आप इस एरिया में जो तराई एरिया होता है वहाँ पे जितने भी ऑयल मतलब तेल पैदा करने वाले जितने भी चीज़ होते हैं, मतलब क्रॉप्स होते हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इस एरिया में आपको सरसों की खेती भी होती है, साथ साथ में पीनट्स जिसको हम लोग बादाम कहते हैं, उसकी भी खेती तराई एरिया में बहुत ज़्यादा करी जाती है। उसके बाद नदी के जो पेटी से थोड़ा सा हटा हुआ, मतलब ये जो नदी का पेटी होगा उससे थोड़ा सा हटा हुआ खादर होता है, थोड़ा हटा हुआ। और खादर एरिया में देखा जाए तो जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है। नॉर्मल जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि गेहूं हुआ, मकई हुआ, ये सब साथ में, और आलू वगैरह हुए, तो ये खादर एरिया में किए जाते हैं। देखो तराई एरिया में भी पोटैटो की खेती होती है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा अच्छे तरीके से खादर एरिया में होती है, हमारे बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो भांगर एरिया होता है वो थोड़ा सा अलग हट के होता है। ये थोड़ा सा देखा जाए तो अ लिटिल बिट यहाँ पे आपको स्टोन्स वगैरह, जो पेबल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर खेती होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन याद रखिएगा नदी का पेटी का ये भी एक पार्ट होता है, तो यहाँ पर भी खेती होती ही होती है। मतलब लेकिन यहाँ प्रोडक्टिविटी 70% के करीब होती है। ये एरिया जो होता है खादर और भांगर के बीच का, वहाँ पर देखा जाए इस जगह में, मतलब सेंटर वाले पार्ट में, यहाँ 80 और यहाँ पे 85% होता है। और नदी का जो पेटी होता है, हाँ बोलिएगा अकबर। हेलो। सबसे ज्यादा खेती डेल्टा में होता है। देखिए, तो डेल्टाइक एरिया हमारे बिहार में तो डेल्टा है नहीं ना, इसीलिए हम अपने बिहार को लेके चल रहे हैं। अब डेल्टाइक एरिया अगर हम बाई द वे चले जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर नो डाउट वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खेती होगी ही होगी, लेकिन हमारे बिहार में डेल्टा नहीं बनता है, यही तो बात है। वो मुहाना बन जाए तब तो बात ही अलग, प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम इस जगह को देख रहे हैं, अपने बिहार के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसके बाद। अब आता है नेक्स्ट, उसी टर्म को हम लोग यहाँ पर भी हम जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से समझे हैं लास्ट वाले स्लाइड में। उस जियोमॉर्फोलॉजी को और भी बढ़िया से हम लोग इन भाषाओं के जरिए समझ सकते हैं। सबसे पहला, इट एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ बेल्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द साउथ और द शिवालिक रेंज इन इंडो नेपाल बॉर्डर। देखो कहने का अर्थ ये है, यह भारत नेपाल की सीमा में शिवालिक श्रेणी मतलब आप शिवालिक रेंज को देखना चाहिएगा, तो वो नेपाल का वह एरिया जहाँ पे माउंटेन्स है, मतलब जो भी रेंज है, और वो कहाँ से का दक्षिण श्रेणी के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब वेस्टर्न साइड में। मतलब ये तो हमारा हो गया, देखो यहाँ ये हो गया हमारा ईस्टर्न, और ये इधर हो गया हमारा क्या, तो वेस्टर्न हो गया, इधर हो गया नदर्न हमारा, और ये सदर्न पार्ट हो गया, मतलब साउथ, पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे हमारा दक्षिण हुआ। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, यह भारत नेपाल की सीमा में शिवालिक श्रेणी में दक्षिण के साइड, मतलब किधर, तो साउथ साइड में, सदर्न एरिया में, पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब ये आप इसको मैं दूसरे कलर में रेड में दिखा रहा हूँ, रेड टिंट में देखिएगा, मतलब पश्चिम से किस तरफ की ओर बढ़ा हुआ है, तो ये पूरब की तरफ बढ़ा हुआ है। ये हमारा इसका बेल्ट बना, किस चीज़ का, शिवालिक रेंज का जो बेल्ट है। आप ये जो ग्रीन देख रहे हो ये तो हमारा ऑलरेडी माउंटेन एरिया है ही, लेकिन ये बेल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये हुआ है वेस्टर्न से लेकर के ईस्टर्न की तरफ में, और ये एक पेटी बनाता है। आप इस रेड वाले लाइन को देख के आप समझ सकते हैं, यही उसका एक फॉर्च्यूनर्स बाउंड्री है। आगे इसमें क्या कहा गया है कि द विड्थ ऑफ दिस पेबल्स एंड डिपॉजिट इज 10 to 12 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पेबल का मतलब होता है मतलब कंकड़, और सैंड बालू। तो इस एरिया में आपको कंकड़ और रेत क्या निपेक्ष की चौड़ाई जो है वो 10 से 12 किलोमीटर है। मतलब मतलब देखो ये डिस्टेंस एवरेज लिया गया है, एवरेज कहीं कम भी हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अप्रॉक्स कितने का है, तो वो अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 किलोमीटर का है। ये एक बेल्ट बनाया गया है जिसमें आपको कंकड़ और रेत मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है भांगर एरिया। भांगर एरिया को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके लिए हमें बिहार का मैप में क्लियरली हर चीज़ को देखना पड़ेगा
कि भांगल एरिया कहाँ कहाँ, इसमें अन्य और भी जो सॉइल्स है उसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए हैं। भांगर एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ऊपर के तरफ जो हमारा है मतलब ये ईस्टर्न, हम फिर से इसको मैप में मेंशन कर देते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, इसमें ईस्टर्न मतलब गंगा नदी के जो ऊपर का पार्ट है, मतलब गंगा नदी से ऊपर, तो वहाँ पे आपको खादर सॉइल का ज़्यादा मात्रा मिलेगी। और गंगा नदी का जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे आपको हमें भांगर एरिया का ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद और भी सॉइल्स होती हैं जैसे कि बाल सुंदरी सॉइल, या फिर तराई सॉइल, या फिर पाई डोमेंट स्वम्प सॉइल। मतलब ये जो एरिया है स्वाम्पी एरिया है। स्वम्प मतलब इसको कहा जा सकता है दलदल, आप कह सकते हो। फिर यहाँ पर आपको जो पाया जाता है वो ताल सॉइल मिलता है। फिर नीचे का जो एरिया हमारा है जो पथरीला एरिया है, वहाँ पे हमें बालथर सॉइल या फिर येड येलो सॉइल मिलता है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं उस भांगर एरिया को पढ़ रहे हैं और भांगर एरिया के सॉइल्स को पढ़ रहे हैं। तो द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज करई केवल। इस वाले मिट्टी को हम लोग करईल केवल भी कहते हैं। दिस सॉइल इज जनरली फाउंड इन द अपर पार्ट्स ऑफ द फ्लड बेसिन ऑफ द रिवर, जनरली 30 मीटर अबव द फ्लड बेसिन। कहने का अर्थ है इस मिट्टी को करई केवल के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी आमतौर पर नदियों के बाढ़ घाटियों के ऊपर हिस्से में पाई जाती है। तो नदी देखो, नदी का जो बाढ़, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी का अपना बाढ़ का कोई क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिहार में ही गंगा नदी बाढ़ ला सकती है, उसका एक क्षेत्र होगा। तो उस क्षेत्र में भी देखा जाए तो ये बाढ़ बेसिन से 30 मीटर ऊपर रहेगी। तो इस एरिया को छोड़ के जो हमारा भांगर का एरिया बनता है, वो एरिया मतलब जो हमारा तराई एरिया हिमालय से होगा, उससे जो ये एरिया होगा, मतलब यहाँ से ये जितने जगह ये मार्क किया हुआ है, ये एरिया उस एरिया से मतलब इधर वाले एरिया से 30 मीटर देखा जाएगा तो एबव में होगा। ये एरिया हमारा 30 मीटर एबव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ भांगर। उसके बाद नेक्स्ट, साउथ बिहार हैज एबंडेंस ऑफ भांगर सॉइल। देखो सिंपल यहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि जो साउथ बिहार होता है हमारा, कौन सा, तो दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में एबंडेंस मतलब प्रचुरता होती है भांगर मिट्टी की, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फ्लड। और जो मेन बाढ़ का जो एरिया है हमारे बिहार में वो हमारा नदर्न बिहार है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इसी एरिया में बहती हैं। मैक्सिमम नदियाँ इधर है हमारी जो बाढ़ लाती हैं। नीचे की नदियाँ उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, वो बाढ़ नहीं लाती हैं। वो बाढ़ लाने के कंडीशन भी इसलिए भी नहीं होती हैं क्योंकि इसमें पानी ही तब आता है जब बारिश होता है। अन्यथा बहुत सारे तो ऐसी नदियाँ इधर में बहती हैं जो कि सूखी पड़ी हुई रहती हैं। तो बाढ़ आने का जो कंडीशन होता है वो अपर बिहार में होता है, मतलब नदर्न बिहार में होता है। इसी कारण से जो भांगर सॉइल पाया जाता है वो साउथ बिहार में पाया जाता है, और जो बाढ़ वाला एरिया है उससे उसकी न्यूनतम जो मतलब एवरेज जो ऊंचाई होती है वो 30 मीटर तक की ऊंचाई में वो पाया जाता है। उसके बाद है रिवर्स इन साउथ बिहार आर सीजनल इन नेचर। और ये देखो, और इस एरिया में इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया है कि ये साउथ बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो सीजनल है। मतलब जब हमारे इधर के पठारी एरिया में बारिश होती है तभी इस नदियों में पानी आता है, अन्यथा वो बहुत एकदम कैस्केड बन करके मतलब छोटा मोटा एकदम झरना बन के वो बहते रहती हैं। साथ में और भी क्या गया, एंड स्लाइटली एलिवेटेड एज वेल। और ये जो एरिया है हमारा एलिवेटेड है। एलिवेटेड का अर्थ होता है उठा हुआ है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। अब क्या है, भांगर सॉइल इज मोर क्लेली इन नेचर देन कलर इज डल। मतलब भांगर मिट्टी की जो प्रकृति होती है थोड़ी चिकनी मिट्टी की तरह की होती है और इसका रंग नीरस होता है। नीरस मतलब थोड़ा देखो, कलर जो सॉइल का होगा वो डार्क होता है, मतलब थोड़ा सा डार्क ही कलर का होगा। इस प्रकार की मिट्टी में अब इधर की जो मिट्टी होगी मतलब साउथ बिहार वाली मिट्टी, उसमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले वहाँ पे जो कैश क्रॉप्स आती हैं वो धान होगा, गेहूँ होगा, गन्ने का पैदावार होगा, और इस प्रकार की ही फसलों को इधर उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हम कुछ और चीज समझते हैं, खादर सॉइल को। खादर एरिया कौन कौन सा है हमारा, तो नीचे का एरिया हमारा भांगर हुआ करता था, और ऊपर का एरिया जहां पे बाढ़ ज्यादा आती है वो एरिया हमारा खादर बनेगा, क्योंकि इधर नदियों का जो जाल है वो बहुत ज्यादा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और भी कोसी वगैरह जितनी नदियां हैं सब इसी एरिया में बहती हैं, तो ये बाढ़ का एरिया बन जाता है। और हमारा जो नदर्न बिहार है, नॉर्थ बिहार है, वो साउथ बिहार से थोड़ा
नीचे भी है, मतलब थोड़ा सा गहरा भी है। मतलब ये इस जगह पे इधर 30 मीटर अप है, तो ये इस साइड में 30 मीटर ये डाउन हमारा मिलता है। तो खादर एरिया के जो सॉइल होते हैं, तो दीज आर न्यूअर एलुवियल ब्रॉट बाय रिवर्स। तो आपको मैंने बताया है कि ये सब नदियाँ जो इधर बहती हैं वो हमारी कौन सी है, तो ये हिमालयन रिवर्स हैं, और ये लाती हैं एलुवियम्स। एलुवियम्स इस चीज़ को हम लोग हिंदी वाले कंटेंट में अच्छे तरीके से समझते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर ही बताया था, हिंदी आगे में है। ये एलुवियम ब्रॉट बाय रिवर्स एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, जितनी भी नदियाँ जो हिमालय की हैं वो अपने पानी को, मतलब एक पानी के साथ एलुवियल्स, एलुवियम जो होता है उसको लाती हैं। वो हिंदी में मैं क्लियर करूंगा आपको। खादर सॉइल आर फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ फ्लड बेसिन ऑफ रिवर। अब खादर जो भी मिट्टी होती है वो हमेशा कहाँ पे पाई जाती हैं, तो नदियों के जो पेटी होता है, बेसिन जो होता है, नदी के जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर वो पाई जाती हैं। जो पेटी होती है नदी की, आप इसको पता, ये येलो वाले टेंट से सर देखना आवाज हर। कट कट के आ रहा है। हेलो, आवाज़ नहीं आवाज जा रही है? आवाज कट कट के आ रहा है सर। क्या बच्चों आवाज़ आप लोग को भी कट कर जा रही है? क्योंकि मेरे इंटरनेट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए उधर बच्चे लोग बोल रहे हैं नो नो। तो आप एक काम कीजिए ना, अकबर आप एक बार इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए, शायद सब कुछ सही चलेगा। एक बार डिस्कनेक्ट कीजिए और फिर कनेक्ट करके देखिए। ठीक है सर। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है तो सिंस मोस्ट ऑफ द फ्लड प्रोन रिवर्स आर फाउंड इन नॉर्थ बिहार, जो भी फ्लड मतलब बाढ़ लाने वाली नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं हमें, तो नॉर्थ बिहार में ही मिलती हैं। हेंस मोस्ट ऑफ द खादर सॉइल रीजन इन द नॉर्थ बिहार अलोंग कोसी। तो जो भी खादर मिट्टी वाली जगह होगी वो कौन कौन से एरिया में होगा, सबसे पहला कोसी, जो कोसी नदी है ये वाली, जो बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, आप उस नदी के जो बेल्ट में मिलेगी सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगी। उसके बाद गंगा का एरिया, देखो गंगा का एरिया मतलब इस साइड, गंगा किस तरफ का गंगा, तो नॉर्दर्न वाला गंगा, इधर आपको मिल जाएगा खादर सॉइल। मैंने इधर मार्क भी किया हुआ, आप देख रहे हैं खादर सॉइल यहाँ मार्क किया हुआ है, और वो एरिया। उसके बाद क्या है, गंडक, यहाँ पर हमारी गंडक नदी बहती है। देखो गंडक दो है हमारी, एक बूढ़ी गंडक है और एक गंडक है, तो ये मोटी वाली को आप लोग गंडक समझना, बगल में हमारी बूढ़ी गंडक है। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारा गंडक पर ही है। और एंड अदर रिवर्स, तो महत्वपूर्ण ये सब नदियां हैं जिनके आपको आसपास में खादर मिट्टी मिलेगी। खादर सॉइल कैन बी फाउंड इन पूर्णिया। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले आपको हम लोग ईस्ट से लेकर चलते हैं वेस्ट तक, वेस्ट की तरफ में यह पूर्णिया एरिया में मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा, सहरसा, सहरसा का एरिया में मिलेगा। उसके बाद दरभंगा मुजफ्फरपुर, यहाँ दरभंगा इधर में ही मुजफ्फरपुर। उसके साथ कहाँ, वैशाली। उसके बाद समस्तीपुर इधर में ही। उसके बाद खगड़िया एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न और वेस्टर्न चंपारण, मतलब चंपारण का भी दोनों एरिया। तो देखो जहाँ जहाँ नदियों का संगठन है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर ही खादर मिट्टी हमें ज़्यादातर मिलती है। उसके बाद है इट इज़ बेसिकली फाइन सैंडी डर्ट्स एंड टॉप लेयर ऑफ द सॉइल आर फिल्टर्ड। आपको ये जो भांगर एरिया, खादर एरिया की मिट्टी मिलेगी ना, उसमें आपको बालू का अंश मिलेगा, सैंडी, और उसके साथ हेंस इट इज डिफिशियंट इन कैल्कुरियस एंड कार्बोनियस सैंड। और इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इसमें कैल्शियम और कार्बनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इट इज़ रिन्यूड रिजेनोमिनेटेड एवरी ईयर बाय फ्रिक्वेंट फ्लड, और हमेशा हर साल में जो बाढ़ आती है उसके कारण यह बार बार नया होते चलता है। हेंस इट इज़ मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ बिहार। इसीलिए यह एरिया जो आपको रेड एरिया दिख रहा है यह बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन माना जाता है हमारे बिहार का। बट खरीफ क्रॉप इन दिस रीजन आर जनरली अफेक्टेड बाय फ्लड एवरी ईयर। लेकिन जो भी खरीफ फसल होती है, रबी खरीफ जायद होते हैं ना, तो उसमें जितने भी खरीफ फसल होती हैं वो सब इधर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो कोसी के आसपास तो पूरा बाढ़ ही आ जाता है बाढ़ के टाइम में, इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब प्रभाव करता है वो। जिसमें प्रभाव होने वाली जो फसल होते हैं वो कौन कौन सा है, राइस, व्हीट, सुगरकेन, जूट, टोबैको, वेजिटेबल्स, मेज एंड ऑयल सीड्स आर मेजर क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द सॉइल ऑफ बिहार। और ये सब महत्वपूर्ण हमारे सॉइल्स मतलब क्रॉप्स हैं जिनका कल्टीवेशन होता है, और यही सब क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में देखते हैं, बस शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। ये हर साल नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी है। देखो ये थोड़ी सी मैं बीच बीच में थोड़ी हिंदी को जो कन्वर्ट किया गया है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप का, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टियों नदियों के बाढ़ घाटियों के किनारे पाई जाती हैं। चूंकि अधिकांश बाढ़ प्रवण नदियां उत्तर बिहार में पाई जाती हैं, मैंने बताया जितने भी बाढ़ लाने वाली नदियां हैं वो सब उत्तर बिहार में पाई जाती हैं, इसलिए खादर मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र उत्तरी बिहार के कोशी,
गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों के साथ है। खादर मिट्टी बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सहारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में पाई जा सकती हैं। यह मूल रूप से महीन रेतीली मतलब गंदगी भरी हुई होती है और मिट्टी के ऊपर परत को छान लिया जाता है। देखो कहने का अर्थ ये है कि जब नदियां इधर से बह करके, मतलब हिमालयन नदियां बह करके इधर आती हैं, तो वो शुरुआत के समय में अपने साथ पेबल्स, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो, और साथ साथ में सैंड्स को लेकर चलती हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना, धीरे धीरे वो जमीन में बैठता जाता है और जब तक वो गंगा नदी से मिलता है उस समय तक उसका यहाँ इधर बहने वाली नदियाँ क्लीन मिट्टी को क्या करती है, धीरे धीरे डिकम्पोज करके नीचे बैठा देती है। और देखा जाए तो उसमें आपको रेतीलापन जरूर मिलेगा वहाँ की नदी में, और साथ साथ में वो थोड़ी गंदगी भरी भी रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयन रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स में ज़्यादातर सैंड पाए जाते हैं, इसीलिए भी ये कारण होता है। और साथ साथ में फर्टिलिटी ही बहुत ज़्यादा वो लोग लाते हैं। और फर्टिलिटी किस रूप में? क्योंकि उसमें कैलोरियस और साथ साथ कार्बेनेशियस, यह चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण उसका रंग मटमीला हो जाता है, क्योंकि यह हर साल बार बार आने वाली बाढ़ से नवीनीकृत होती है, इसीलिए यह बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। तो अब देखो जितनी भी नदियां हैं, गंडक हुई, बूढ़ी गंडक हुई, या फिर जो भी नदियां इस एरिया में बहती हैं, वो ये सब चीज इन सब तत्वों से परिपूर्ण होती है। और ये हर साल जो भी बाढ़ आता है उसके कारण वो रिन्यू होते चलती हैं, जिससे कारण यह जो क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र गंगा नदी से, वो हमारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है। लेकिन जितनी भी खरीफ फसलें होती हैं ये हर साल बाढ़ के कारण क्या हो जाता है, प्रभावित भी हो जाता है। और यहाँ पे बहुत कौन कौन से फसल प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहला है चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, तंबाकू, सब्जियाँ, मक्का और तिलहन इस एरिया में पाए जाते हैं, और यही सब ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। खादर क्षेत्र के बाद हम लोग आते हैं चौर और मन। देखो हमारे बिहार में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, इस एरिया में इसे चौर कहा जाता है, लेकिन चौर को हम लोग मन के रूप में भी जानते हैं। हम आपको चौर और मन का फोटो कैसा होता है ये आपको थोड़ा समझा देते हैं। सबसे पहली बात की जो चौर का एरिया होगा, इसमें आपको बड़े बड़े पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। यह एरिया दूर दूर बहुत लंबा, करीब करीब 30-30, 25-25 किलोमीटर का होता है, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ईंटें भट्टी के लिए, साथ में वैसे चीज़ों को उस जगह पे रखने के लिए, जैसे कि जिन चीज़ों को हम चौर में उपजा सकते हैं, जैसे कि गन्ना, ये सब चीज़ हमारे चौर में बहुत आसानी से उपजता है। तो इन सभी चीज़ों की खेती इस एरिया में होती है, जहाँ पे एक ही जगह पे लंबी दूरी तक एक ही खेती को किया जा सकता है, उसी को चौर में किया जाता है। अब बोलिएगा मन क्या है, तो मन भी देखो, चौर छोटा होता है और चौर का एक बड़ा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग मन कहते हैं। जो भी लोग दरभंगा कह रहे हैं, छपरा के तरफ के रहने वाले होते हैं, वो लोग मन सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे और उसको जानते भी होंगे। दिस इज द एरिया दैट गेट्स सबमर्ज्ड इन रेनी सीजन। और यह वही जगह होता है, यह वह क्षेत्र है जो बरसात के मौसम में जलमग्न हो जाता है। तो चौर कौन सा होता है? आप चौर का एक डिफिनेशन ये भी जान सकते हो कि चौर वह क्षेत्र होता है जो बरसाती समय में क्या होता है, पानी से संपूर्ण रूप से डूब जाता है। साथ में सिमरी मन, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे सिमरी मन, जो हमारा कहाँ, वेस्टर्न चंपारण में है। एंड माधोपुर मन आपको कहाँ मिल जाएगा, ईस्टर्न चंपारण में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको छपरा के तरफ में भी मन पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सिमरी मन है, क्योंकि ये चंपारण में ये बड़ा बड़ा मन है और ये ईस्टर्न चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ गंगा प्लेन। गंगा का जो नदर्न साइड है, मतलब उत्तरी तरफ है, वहां पे आपको चौर तथा मन बहुत ही आसानी रूप से आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। सिमरी मन कहाँ है, वेस्टर्न चंपारण में है, और माधोपुर मन हमारा ईस्टर्न चंपारण में है, और यह इसके कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं। अब नेक्स्ट आता है, मेनी प्लेन्स हैव क्रिएटेड हेयर बाय घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा रिवर्स, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगेज। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरी हैं, दीज आर। यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, सबसे पहला आप देखो, हम लोग देख रहे हैं किस तरफ में, हम लोग नॉर्थ वाले साइड को देख रहे हैं, साउथ वाले साइड को अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिन चौर और मन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गंडक और बूढ़ी गंडक, आप ये देखोगे, ये जो नदी दिख रही है ये वाली हमारी बूढ़ी गंडक है, और इधर ये जो नदी है हमारी गंडक है। तो गंडक का एरिया यहाँ पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, ये हमारा वेस्टर्न चंपारण, और ये हमारा ईस्टर्न चंपारण का एरिया।
तो यहाँ पर आपको मन्य दिखेगा, साथ साथ में वो है एरिया जो कोसी के पास में हो। देखो ये इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा गंडक जो है बहुत शांत नदी भी है ये, और यहाँ पर इस पे प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, और कोसी है तो ये शांत तो नहीं है, लेकिन इसके पास में भी आपको मन दिखेंगे। और जो ये एरिया हम लोग का एरिया है समस्तीपुर, इस एरिया में आपको चौर दिख ज़्यादा दिखेगा। लेकिन कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि गंगा का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे आपको चौर और मन हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, क्योंकि आसपास में हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक नदी जरूर बहती है। और अगर नदी नहीं भी बहती तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी एक परियोजना बिहार में पास हुई है जिसमें कोसी नदी को महानंदा नदी से मिलाने का परियोजना चल रहा है। इस परियोजना का नाम मुझे अभी याद नहीं है ढंग से बच्चों, मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन एक परियोजना है जो चल रही है। उसका मतलब उद्घोषणा मतलब 2-3 साल पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इस पर भी काम जारी है, शायद जल्दी ही हो जाएगा। ये सब काम होने में करीब 7-8 साल लग भी जाता है। देखो सबसे पहला हमारा आता है घाघरा प्लेन, जो घाघरा नदी का है। तो घाघरा नदी वाला जो प्लेन है ये भी हमारी नदर्न साइड की नदी है, आप देख सकते हो। तो ये जो मैं मैप क्लियर करता हूँ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो घाघरा नदी का जो प्लेन बनेगा इस एरिया में, तो यहाँ पर भी घाघरा का मैदान होगा। तो घाघरा का कुछ मैदान हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही यह बह करके आती है, लेकिन हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। तो ये घाघरा का हमारा मैदान हो गया। उसके बाद आता है गंडक। तो अब देखो घाघरा का मैदान जहाँ तक होगा, गंडक नदी से भी सटे हुए दोनों साइड में उसका एक मैदान का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो प्लेन के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। उसके बाद है हमारा बागमती। तो बूढ़ी गंडक देखो इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन हम इसको अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं देता है, क्योंकि गंडक ही ऑलरेडी अपना पूरा इधर तक वर्क कर देती है। और उसके बाद जो बागमती है, तो अब देखो ये सब एरिया दोआब का एरिया बन जाता है। तो ये सब जहाँ पे दोआब बन रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होगा ही होगा। तो आप इधर देख सकते हैं बूढ़ी गंडक भी आपको इस साइड में मिलेगी, फिर बागमती नदी, इसका भी आपको मैदान मिलेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट नदी है जैसे कमला, और भी बलान वगैरह भी नदी हैं जो कमला की ही सहायक नदियां हैं, जो इस एरिया में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद कोसी। कोसी का तो प्लेन बहुत बड़ा सा प्लेन है, क्योंकि कोसी पूरा एकदम इधर तबाही मचा के रखती है। तो इसका जो प्लेन बनता है वो ज़्यादा बड़ा बनता है इन कंपैरिजन अन्य नदियों की जो हमारे नॉर्थ बिहार में बहती हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा महानंदा नदी का जो प्लेन है। महानंदा नदी भी देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है नॉर्थ बिहार में खेती के लिए। और उसके बाद साउथ बिहार की बहुत सारी नदियां, जैसे कि साउथ बिहार की प्लेन, दक्षिण बिहार का मैदान। फिर दक्षिण बिहार का जो मैदान है इसमें नदियां गिन कर हैं, और वो देखा जाए तो मौसमी नदी हैं, लेकिन आपको देखा जाए तो इन नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है बिहार में खेती के लिए, लेकिन ये एक्चुअली हैं सीजनल, इसलिए इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं बनती है। ज़्यादा क्रॉप हमारे नदर्न बिहार में ही होता है। घाघरा प्लेन को हम लोग समझते हैं। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये एक्चुअली जो घाघरा नदी का है, तो ये हमारा हिमालयन रिवर का है, हिमालयन। तो ये हिमालयन रिवर जब घाघरा जहाँ से निकलती है उद्गम, सॉरी हिमालयन, हाँ हिमालयन रिवर का है, तो उसका जहाँ पे उद्गमन होता है, ये फोटो वहीं से लिया गया है। इसका सोर्स हमारा विकिपीडिया है। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे किस एरिया में, यहाँ पे इस नदी का जो उद्गम हुआ है आप देख सकते हो इस तरफ से हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोआब बनाया है उत्तर प्रदेश के एरिया में, और ये आगे बढ़ करके हमारी कहाँ से मिली हैं, तो ये मिल गई हैं गंगा नदी से। तो ये कौन कौन से एरिया को कवर कर रही है, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर इस लेफ्ट वाले राइट वाले मैप में समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश को तो छोड़िए, यहाँ पे एक गोपालगंज का पास से थोड़ा सा और सिवान के साथ में बॉर्डर बनाते हुए, ध्यान रखिएगा ये बॉर्डर बनाते हुए आगे की ओर बहते हुए महाराजगंज और सारण के साथ साथ ये यहाँ सारण के पास में मिल जाती हैं, कहाँ से, गंगा नदी से मिलती हैं। अब क्या है, दिस प्लेन एक्सटेंड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अब इस नदी को अगर आपको देखना है तो आप इसको कहाँ देखिएगा, एकदम पश्चिम साइड में देखिएगा, पश्चिम, और पश्चिम साइड में एकदम मतलब पश्चिम साइड में किस एरिया में, तो नॉर्थ में, नॉर्थ के पश्चिम में देखेंगे तो यही हमारा वो जगह है जहाँ पे घाघरा प्लेन आपको मिलेगा। इट इंक्लूड्स गोपालगंज, सिवान एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करता है, तभी तुरंत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहला गोपालगंज आएगा, उसके बाद आएगा सिवान, और उसके बाद महाराजगंज का थोड़ा सा कुछ पार्ट, और साथ साथ में सारण। महाराजगंज ऐड नहीं किया है उसमें, अब ध्यान में रख लीजिएगा, और साथ में सारण।
उसके बाद गंडक जो प्लेन है आप देख सकते हो, गंडक नदी भी एकदम आप देख सकते हो सर्पीली तरीके के, क्योंकि ये भी हिमालयन रिवर है। जितने भी हिमालयन रिवर होगी वो शुरुआत में सर्पीली होती है, बाद में वो जब प्लेन में तराई एरिया में आती है तो सीधी सीधी होके बहने लगती है। तो गंडक जो है, गंडक नदी, हम लोग कौन सी गंडक देख रहे हैं, तो नॉर्मल वाली गंडक, बूढ़ी गंडक नहीं, नॉर्मल गंडक को देख रहे हैं। तो ये हमारी गंडक है। देखो यहाँ पर जो मैप में ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये थोड़ा बहुत देखो ज्योग्राफिकल जितने भी मैप वगैरह का डिज़ाइन होता है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेशन पे लेके चला जाता है। तो ये हमारा गंडक का बेसिन है, ये गंडक प्लेन कह सकते हैं उसको। तो गंडक कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चलती है, तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये, दिस प्लेन इज एक्सटेंडेड बाय गंडक रिवर फ्रॉम द घाघरा रिवर इन द वेस्ट। तो घाघरा रिवर है पश्चिम की, वहां के पास से ये सट कर निकलती है वेस्ट टू द बागमती रिवर इन द ईस्ट। और ये कहाँ पर, बागमती रिवर के बीच में आपको मिल जाएगी। मतलब वेस्ट तरी में, पश्चिम में आपको घाघरा रिवर मिलेगी इसके, और ईस्टर्न साइड में आपको बागमती। आप देख सकते हो ये हमारा ये जो रिवर देख रहे हो ये बागमती वाला है, ठीक है, यहाँ पर से। और ये हमारा बीच का एक सहायक नदी है, और जो बाद में मिल जाती है यहाँ पर आकर के। ये हमारी कौन सी नदी हो गई, ये हमारी घाघरा रिवर हुई, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहला आप देख सकते हो चंपारण का, इसमें तो होगा ही, सबसे पहला होगा यहाँ पर वेस्टर्न चंपारण, उसके बाद ईस्टर्न चंपारण। तो ये नदी यहाँ पर सर्पीली एरिया में है, तो ये सांप के रूपी है, इसलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों चंपारण को आपस में मतलब उसमें बहते हुए आगे की ओर मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और लास्ट में वैशाली। तो मुजफ्फरपुर, अब बीच में और भी है, पश्चिमी चंपारण आ गया, सरपीली, फिर उसके बाद ये भी पूर्वी चंपारण का कुछ हिस्सा है। फिर उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर, आगे बढ़ती है नदी, फिर मुजफ्फरपुर के कुछ एरिया से सिवान, सारण होते हुए, सिवान फिर सारण इस तरफ से होते हुए, फिर वैशाली, और वैशाली से मिलते हुए फिर हमारी ये मिलती कहाँ पर है, तो लास्ट में गंगा नदी में फिर से ये मिल जाती है, गंडक नदी। उसके बाद है बागमती ग्राउंड। बागमती ग्राउंड कहा जाता है, देखो इसका मतलब प्लेन नहीं कहा जाता है, बागमती का ग्राउंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मतलब सर्पीली तरीके की उतनी नहीं होती है, नॉर्मल है ये। और ये नदी आप देख रहे हो, ये भी हिमालयन रिवर है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा संकरी नहीं है। शुरू से ही ये चौड़ी है, बाद में जाके ये संकरी हो जाती है धीरे धीरे जब वो तराई एरिया में आती है। तो बागमती का जो ग्राउंड है आप इसको देखिए यहाँ पर से, फिर ये भी मिल जाती है गंगा में आकर के। इसके बारे में क्या है, दिस प्लेन फॉर्म्ड बाय बागमती रिवर, ये जो प्लेन है, ये ग्राउंड, ये फॉर्म होता है किसके द्वारा, तो ये बागमती नदी के द्वारा है। एक्सटेंड फ्रॉम गंडक रिवर इन द वेस्ट, और इसके जो पश्चिम में है वो आपको कौन सा मिल जाएगा, तो गंडक रिवर मिलेगा। देखो दोनों इसके पश्चिम में सबसे पहले बूढ़ी गंडक मिलेगी, और उसके बाद गंडक रिवर मिलेगी। इन द वेस्ट टू द कमला रिवर इन द ईस्ट, और इसके जो पूरब में मिलेगी वो हमारी कमला नदी मिलेगी। कहाँ कहाँ से, सबसे पहला ईस्टर्न चंपारण, ये भी घूम करके थोड़ा सा ईस्टर्न चंपारण, मतलब चंपारण का जो एरिया होता है पूर्वी चंपारण। देखो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, ये पूरा का पूरा ये चंपारण, मतलब ये वाला चंपारण आप यहाँ देखिएगा, दूसरा टिंट देता हूँ कलर का, ज़्यादा अच्छे समझ में। ये जो चंपारण है पूर्वी वाला वो चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी, थोड़ा सा शिवहर का नीचे का होकर के सीतामढ़ी का कुछ एरिया। फिर उसके बाद समस्तीपुर, तो ये बीच बीच में कुछ कुछ और भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उनको मिस कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद समस्तीपुर, फिर समस्तीपुर से होते हुए समस्तीपुर का किधर, ईस्टर्न पार्ट, और उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर का कौन सा पार्ट, तो मुजफ्फरपुर का याद रखिएगा ये वेस्टर्न पार्ट को लेता है। मुजफ्फरपुर के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और समस्तीपुर ये जो एरिया होता है यहाँ से, फिर उसके बाद इस इधर वेस्टर्न पार्ट होते हुए, और फिर वो आगे फिर इसी एरिया में आकर के हमारी गंगा से वो मिलती है। फिर हमारा कोसी नदी इंपॉर्टेंट में आता है, आप देख सकते हो ये शुरुआत से ही थोड़ी मटमैली कलर की है, जस्ट बिकॉज कि इसमें एलुवियम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और साथ साथ में ये बाद में जाकर के बहुत ही भीषण नदी बन जाती है। कोसी का जो है नीचे कमला बलान का भी बेसिन है, उसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन अभी हम लोग मेन देखेंगे कोसी का, कोसी नदी किस प्रकार से है। तो इन नेपाल इन द नॉर्थ, इसके जो नदर्न साइड में है आपको वो नेपाल मिलेगा हमारा। उसके बाद क्या है, गंगाज इन द साउथ, और इसके सदर्न पार्ट में, मतलब ये तो नदी हम क्लियर है कि ये जो आप देख रहे हो ये हमारी गंगा नदी है, इसके साउथ में। महानंदा प्लेन इन द ईस्ट, महानंदा जो आपको मिलेगी वो ईस्टर्न में मिल जाएगी। एंड कमला प्लेन, कमला हमारी किधर मिल जाएगी, वेस्टर्न के एरिया मिलेगा। और डिटरमाइंस इस बाउंड्री, और वो क्या चीज़ बनाता है, तो बाउंड्री मतलब उसका जो छोर है वो बनाता है। दिस प्लेन इज स्प्रेड अबाउट 15% ऑफ द प्लेन ऑफ द बिहार। तो बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें देखा जाए तो कोसी प्लेन का 15% हिस्सा को
एक्वायर करके रखे हुए हैं। इन इंक्लूड्स कौन कौन सा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ये सब इसी प्लेन के अंतर्गत आते हैं। हेयर द रूट इज चेंज फ्रिक्वेंटली बाय द कोसी रिवर। और एक और बात कही गई है कि यह जो नदी है हमारी कोसी, ये फ्रिक्वेंटली बहुत ही जल्दी जल्दी अपने रास्तों को ये बदलती रहती है हिंदुस्तान में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा महानंदा प्लेन, मतलब जो नॉर्थ बिहार है उसकी सबसे पूर्वोत्तर करें पूरब वाली नदी। तो महानंदा की भी देख सकते हैं, महानंदा का इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा महानंदा नदी है, आप इसको देख रहे होंगे, ये भी हमारी बिहार गंगा में ही मिली है। और इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया है आप देख सकते हो, किशनगंज, कटिहार। तो इसमें आता है कौन कौन, इट इज़ एक्सटर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन ऑफ बिहार। और ये देखा जाए तो बिहार का जो नॉर्थ वाला साइड है, मतलब जो उत्तर वाला साइड है, उत्तर बिहार, उसका यह एकदम पूर्वी भाग है। और इट एक्सटेंड टू द कोसी प्लेन इज वेस्ट। और इसके जो पश्चिम में है वो आपको कोसी नदी का प्लेन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम में, इन द वेस्ट, एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। और पूरब तरफ में हमारा WB वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा। किशनगंज, कटिहार एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड अंडर दिस प्लेन। यह जो प्लेन है, यह जो तराई एरिया है, इसमें किशनगंज, उसके बाद कटिहार और पूर्णिया। देखो नदी तो इस तरीके से बह रही है, जरूरी नहीं है कि नदी पूर्णिया में जाए, लेकिन वह उसका तराई एरिया जरूर कहलाएगा, क्योंकि उसी एरिया से ना नदी बह रही है। तो फर्टिलिटी तो जो तराई एरिया है वो पूरा का पूरा ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी को देखिएगा, ये हमारी ये वाली नदी के बारे में यहाँ पर है। और ये कहाँ कहाँ है तो आप यहाँ पर मैप में इसको हम लोग देखते हैं। द गैंगेज रिवर इन द साउथ एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द साउथ डिटरमाइंस इट्स बाउंड्री। इसका जो बाउंड्री है, सीमा निर्धारण अगर देखना चाहिएगा तो दक्षिण में आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, ये वाला एरिया छोटा नागपुर का पठार। और उसके बाद क्या उत्तर में इसके क्या मिल जाएगी, मतलब नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड मतलब ये जो पार्ट होगा ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये हमारा छोटा नागपुर का प्लेट्यू मिलेगा। और जो हमारा उत्तर का साइड है, मतलब ऊपर वाला साइड, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें गंगा नदी का प्लेन मिलेगा। इसके बारे में, दिस प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गैंगेस। और ये जो प्लेन है, ये जो तराई एरिया है, यह किसके कारण बना है, तो ये गंगा नदी के कारण बना है। और उसकी ट्रिब्यूटरी का अर्थ होता है सहायक नदियाँ। तो इस मैदान का निर्माण छोटा दक्षिण नागपुर से का आने पठार वाली किसका गंगा भाग है? और हाँ, बीच में कुछ कह रहे थे, छोटा कहीं नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड का भाग है, छोटा कुछ नागपुर का पठार जो किसका भाग है? वो झारखंड का भाग है, और कुछ पार्ट हमारा उसका चला जाता है आपको उत्तर प्रदेश में भी। देखो ये देखिए जी, ये पठारी एरिया है ना, ये थोड़ा सा इधर में है, इस साइड में है। जो ये पुनपुन, फाल्गुनी इधर को छोड़ दीजिए, सोन, पुनपुन, ये नदियाँ दक्षिण, ये जो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है उसी के हिस्से के अंतर्गत ये आता है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है जी। ओके, आगे देखिएगा। इस मैदान का निर्माण दक्षिण से आने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण हुआ है। रिवर्स लाइक कर्मनासा, इनमें कौन कौन सी नदियां आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहला आपको कर्मनासा जो बाउंड्री बनाती है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में। उसके बाद सोन नदी, मैंने आपको बताया ये सोन नदी जो निकली हुई है हमारी कहाँ से, तो ये हमारी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलती है। उसके बाद पुनपुन नदी, ये नदी। उसके बाद नेक्स्ट फाल्गु जो आगे जाकर के दोआब का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद है धधार, बदुआ, ये सब नदी छोटी मोटी नदियां हैं जो इस एरिया में बहती हैं, और आगे में जाकर के वो फाल्गु से ही मिल जाती हैं। उसके बाद क्या है, साउथ बिहार का प्लेन हम लोग देखते हैं, दक्षिण बिहार का मैदान। दक्षिण बिहार का मैदान आप देख सकते हो, दक्षिण बिहार का ये जो पार्ट है हमारा वो उसके मैदानी एरिया में आता है। दिस प्लेन ऑफ बिहार इज स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 33,670 किलोमीटर। बिहार का यह मैदान 33,670 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, सबसे पहला गया, खड़गपुर, गिरियक, बार्बर हिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स कंटिन्यूटी। मतलब क्या, गया, खड़गपुर, गिरियक और बराबर पहाड़ियाँ इसकी निरंतरता को बिगाड़ती हैं। अब आपको मैं इन चीज़ों को बताता हूँ। तो ये जो एरिया आप जो रेड पार्ट देख रहे हो, इस रेड पार्ट को ही हम लोग साउथ बिहार का प्लेन को मानेंगे, क्योंकि जो नदियां हैं, जो नदियों का ओरिजिन हुआ है, तो शुरुआत में ही वो अपने प्लेन का फॉर्मेशन की हैं इस एरिया में। और ये एरिया में आपको पहाड़ियाँ वगैरह भी, छोटी मोटी पहाड़ी मिल जाएंगी, और गिरियक, मांडू, ये सब आपको इधर ही मिल जाएगा।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी लार्ज सबमर्ज्ड एरियाज फॉर्म्ड। इस एरिया में जो भी आप देखोगे तो जब बरसात का मौसम आता है, जब बहुत ज़्यादा झारखंड में बारिश होती है, तो इस एरिया में आपको क्या होगा, आपको सबमर्ज्ड एरिया मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे मिल जाएंगे जो डूबे पड़े हुए रहेंगे पानी के कारण में। सीजनल रेन होती है वहाँ पर, मतलब कि जब मौसम आता है तभी वहाँ बारिश होती है। वर्षा ऋतु में कई बड़े जलमग्न क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम ताल कहते हैं। और इस एरिया में आप जो गोल ज़्यादा नवादा में, गलत चला गया, नवादा की तरफ नहीं जाना है मुझे, हम गया तक ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, ताल मिल जाएगा। ताल का फॉर्मेशन तब होता है जिस समय में नदियों में बाढ़ तो नहीं आता है, ज़्यादा पानी आ जाता है और वो नदियाँ क्या होती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं, मतलब जहाँ उसको गहरा थोड़ा सा मिलता है तो वहाँ स्प्लिट करके उसमें अपने पानियों को डाल देती हैं। तो एक ये भी कारण बनता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी दक्षिणी बिहार होती है उसमें खेती के लिए नदी के बाद कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पटवन के लिए हम लोग ताल का भी इस्तेमाल साउथ बिहार में बहुत ही आसानी से और बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है, क्योंकि इधर की नदियाँ आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि सीजनल होती हैं, हमेशा ये नहीं बहते रहती हैं। तो ताल ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसके कारण इधर कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। देर आर मेनी पूल फॉर्म्स फ्रॉम पटना टू भागलपुर। आप पटना से भागलपुर के बीच में देखिएगा तो बहुत सारे आपको पूल मिल जाएंगे, तालाब मिलेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी हैं जैसे कि बहरिया ताल, फतुहा ताल, मोकामा ताल, बख्तियारपुर ताल। ओके, ताल बता देता हूँ, बाढ़, सिंगौल, मोर ताल। ठीक है, ताल को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, पटना से लेकर भागलपुर तक बहुत सारे ताल हैं। कौन कौन, देखो ताल होता क्या, ताल फिर से मैं बता देता हूँ। इरेज साइड इरेज, देखो इधर से देख, जो भी हमारी नदियाँ किस तरफ में बह रही हैं, कौन से तरफ में, बिहार के दक्षिणी पार्ट में बह रही हैं। तो बिहार के दक्षिणी पार्ट से जो भी नदियाँ बहती हैं वो नदियाँ आपको सीजनल नदियाँ होती हैं। सीजनल नदियाँ कहने का अर्थ हुआ कि वो साल के 12 महीने अपने अंदर पानी नहीं रखती हैं। जिस समय में इस तरफ जो हमारा साउथ बिहार है, इधर बारिश होती है, तेज बरसात होती है, तभी इधर की नदियों में पानी का प्रवाह होता है। तो वो प्रवाह क्या होता है कि जब आगे की ओर गंगा की नदी की तरफ जब वो बढ़ने लगती हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे जगह आपको मिल जाएंगे नदी के आसपास में जो थोड़े गहरे होते हैं इन कंपैरिजन हमारे नदियों के। तो क्या होता है, नदी अपना छोटा मोटा मुहाना बना लेती है और उस ताल को एक निश्चित रूप में आपको भर देती है। छोटे मोटे तालाब, तालाब कह सकते हो, लेकिन तालाब छोटा होता है, ताल उससे थोड़ा बड़ा होता है। अब झील भी नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि झील का कुछ कंडीशंस होती है जो ये सर्कमस्टांस को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि झील से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में झील देखे गए हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। अब झील में जाके नदी जाके झील में मिले, ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम देखा गया। तो यहाँ पर जो आप जो देख रहे हो ये ताल, इसमें ये नदियाँ जो सीजनल नदियाँ हैं वो नदियों का पानी इसके अंदर जाता है और वो फॉर्मेशन करता है एक पाउंड रूपी जगह का। आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इधर से बगल से एक नदी गुजर रही है और नदी में पानी का प्रवाह ज़्यादा हुआ तो उस प्रवाह में छोटी छोटी कैस्केड जल धाराएं बन जाती है जो इस प्रकार के ताल को धीरे धीरे फिल कर देती हैं। और इस ताल का बहुत बड़ा योगदान है साउथ बिहार की खेतों में पटवन का। तो ताल शायद आप समझ रहे हो, ताल एक प्रकार से तालाब ही होता है बाबू, जिस ताल का इस्तेमाल नदी करती है अपने पानी को स्टोर करने के लिए, जब वो बिहार की नदियां गंगा से जब मिलते रहती हैं उससे पहले। नेक्स्ट हम लोग उस चीज को देखते हैं, दिस ग्राउंड इज डिवाइडेड। ये जो हमारा ग्राउंड है, ये जो क्षेत्र है हमारा, वो डिवाइड है किस रूप में, तो वो हमारे 3 भाग में बटा हुआ है। अब वो कौन कौन से हैं, उन सारे क्षेत्रों को भी हम लोग अभी तुरंत देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो वो क्षेत्र है वो है हमारा गंगा सोन दोआब। सबसे पहले गंगा और सोन का जो दोआब है वो, उसके बाद है मगध प्लेन, मगध का जो प्लेन है वो, और सबसे लास्ट में आता है अंग का प्लेन। तो इन तीनों को भी हम अभी तुरंत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इस चर्चा करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये नोट्स अगर हम शुरू करेंगे जैसे गंगा सोन दोआब, तो गंगा सोन दोआब में ये सोन जो नदी का जो दोआब है वो बहुत बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा हेवी बन जाएगा। सोचिए तो इस चीज़ को सिर्फ मगध और गंगा को बताने में मुझे 1 क्लास पूरा लगेगा। और अंग वाला जो है, ये अंग तो छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा प्रांत भी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं, इसमें वो नदियाँ जो हैं, वो जो अंग का मैदान में जितनी नदियाँ बहती हैं और जिस तरीके से वो अपना योगदान देती है
उस एरिया को फर्टाइल करने में। तो इस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं बीपीएससी में 64वीं में और 63वीं में ये गंगा सोन दोआब से क्वेश्चन मैंने देखा है। आज के भी टेस्ट हम लोग दे रहे थे तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन मिला था, गंगा सोन दोआब से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो देखिए हम आज क्लास यहीं पे एंड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा एंड का यहाँ पे आ गया है, इसके आगे स्लाइड है नहीं बनी हुई। तो नेक्स्ट क्लास को पढ़ाने के लिए फिर से हमको एक स्लाइड बनाना पड़ेगा। तो अगले दिन जो नेक्स्ट डे मतलब जो कल का दिन आने वाला सर होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे वैसे पॉलिटी, और बीच में सर एक एक दिन का मुझे क्वेश्चन आप पूछना टाइम है। जरूर दीजिएगा। एक मिनट अकबर, हम आपसे बात करते हैं जी। क्या होगा कि स्लाइड बनाने में एक्चुअली मुझे खुद सारा कुछ स्लाइड्स क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ जो इंग्लिश और हिंदी आप देख रहे हैं वो मुझे खुद लिखना पड़ता है, इसके लिए मैंने स्टाफ नहीं रखा है। तो एक दिन का आपको गैप देना पड़ेगा, तब जाके कंटेंट फिर क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि विदाउट कंटेंट क्रिएशन ऐसे यहाँ पे डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर क्लासरूम में आप रहते तो वहाँ तो ऐसे ही नोट्स से आपको मैं बताया था, आपके पास तो मेरी नोट्स भी नहीं होगी शायद। हाँ तो अकबर आप कुछ कह रहे थे, बताइए जी। जी सर, ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बोले नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है पहाड़ के ऊंचाई के कारण। जी जी। तो तापी नदी जो है पश्चिम में बहती है, इसका क्या कारण है? देखिए अब जो नर्मदा ताप्ती ये नदी के बारे में कह रहे हैं आप, उधर का जी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है। उधर का आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखिएगा, वो हमारे बिहार के ऐसा नहीं है। देखिए वो नदियाँ के बहने के पीछे कारण है। अगर आप देखिए इस चीज़ को हम जब हम नदी जब पढ़ेंगे इंडिया वाला, तो उसमें आपको हम क्लियरली बताइए। इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि उधर का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा मतलब इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है, इसी कारण ऐसा होता है। तो वहाँ पे नदियाँ मतलब जो पहाड़ी एरिया है उसका ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट नहीं बनता है जी, समझे। तो वो भी चीज़ आएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, हम उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। हाँ ठीक। वही ढाल ढाल को ही इंक्लाइंड कहा जाता है जी, सही, आप सही कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखिए आज का क्लास को ना हमको यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना कंटेंट अब दैट्स ऑल हो चुका है। हम यहाँ यूट्यूब को बंद कर देते हैं।